प्राकृतिक विस्तार इसके क्या है, यहाँ का जनजीवन क्या है, यहाँ कौन सी जनजातियाँ और जन अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। तो इसको उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विस्तार। उत्तर प्रदेश की स्थिति के विषय में आप इसके शाब्दिक नाम से ही जान सकते हैं कि ये भारत के किस क्षेत्र में किस दिशा में स्थित होगा। चूंकि उत्तर प्रदेश इसका नाम है जो भारत के उत्तर में स्थित है और उत्तर में स्थित होने के नाते यहाँ की कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी है, जलवायु, प्राकृतिक स्थितियाँ हैं। ऐसे आधार पर इसका एक प्राकृतिक विस्तार बताया गया जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,70,928 वर्ग किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पर करीब हमारी आबादी का 2.33% उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं। और उत्तर प्रदेश जो फ्रांस के क्षेत्रफल का आधा और पुर्तगाल का 3 गुना, आयरलैंड का 4 गुना, स्विट्जरलैंड का 7 गुना और बेल्जियम के 10 गुना के क्षेत्रफल के बराबर। आप समझ लीजिए कि हमारे भारत के एक प्रदेश की ये स्थिति है कि वह किसी देश के क्षेत्रफल के बराबर है और जनसंख्या के बराबर है। जितनी हमारे देश ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतनी जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। यह भी इस मामले में आप बहुत आगे और मामले में बेशक पीछे हो जाए लेकिन जनसंख्या वृद्धि करने में आप बहुत आगे। चाइना के बाद हम उसका पीछा एकदम किए ही चले जा रहे हैं। अगर जनसंख्या में फर्स्ट पर है तो हम सेकेंड पर। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन में कोरोना से जितने लोग मरेंगे नहीं उससे कहीं ज़्यादा अधिक जनसंख्या पैदा करेंगे। ऐसा क्योंकि पहले मैं लोगों को सुनता था जो लोग अपने कारोबार में व्यस्त हुआ करते थे, अक्सर पेपरों में समाचारों में सुनने को मिलता था कि मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता। धन्य है मोदी जी की कृपा हो गई है लोगों के ऊपर कि वो अपने परिवार को टाइम दीजिए। कितना टाइम देना चाहते हैं और लोग अभी इतना टाइम दे रहे हैं कि आप देखिए क्या होने वाला सामने। और छोड़िए सब बातें कि इस प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। जैसे भारत को 5 भागों में बांटा गया था प्राकृतिक रूप से, ऐसे ही उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। पहला उत्तर का इसका मैदान और दूसरा इसका दक्षिण का पठार। अब आप सोचेंगे इसमें भी क्या करना, दक्षिण का पठार। उत्तर का मैदान उत्तर प्रदेश में कहां से शुरू होता है? जो हमारे देश में उत्तराखंड, हमारे प्रदेश का उत्तराखंड में विभाजन नहीं था तो शिवालिक श्रेणियां, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। फ्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक श्रेणी 4 भागों में बांटा गया। और उस शिवालिक श्रेणी के बाद से जो वहां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जो निर्मित भाग है उसी को आपने पीछे विशाल मैदान के रूप में पढ़ा। और उस शिवालिक श्रेणी से शुरू होकर के और दक्षिण में बुंदेलखंड के पास तक ये सारे क्षेत्र जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान के रूप में जाने जाते हैं। और इस विशाल मैदान में प्रमुख रूप से जिसकी चौड़ाई करीब लंबाई 500 किलोमीटर के आसपास है और चौड़ाई 80 किलोमीटर के आसपास है। इसको हम गंगा का ऊपरी वाला मैदान भी कर सकते हैं। और अब इसे आप ये सोच सकते हैं कि क्षेत्र किन जिलों में पड़ता होगा उत्तर प्रदेश के। तो प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के वे जिले इसमें आते हैं जैसे इसमें बिजनौर से लेकर पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, ये सभी प्रदेश जो है क्या नाम से उत्तरांचल के आसपास के जो पर्वतीय जिले हैं ये इसके क्षेत्र में आते हैं। इनको आप तराई प्रदेश भी कह सकते हैं। ये तराई क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं।
ये सारे क्षेत्र जो हैं गंगा के ऊपरी मैदान में, गंगा नदी से जैसे ही आप निकलते हैं ऊपर वाला मैदान जो होता है गंगा का ऊपरी मैदान के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही यहाँ जो है ग्रीष्म काल में ऋतुओं, चूंकि आप जानते हैं हमारे देश की जलवायु मौसमी है और यहाँ पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कभी बरसात होती है। और उसके बाद जब हम आते हैं तो गंगा यमुना का दोआब आता है। गंगा यमुना को जो हम जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, गंगा और यमुना से निर्मित जो क्षेत्र है इसी को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब की संज्ञा दी जाती है। और ये जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं और इन क्षेत्रों में विशेष रूप से साल, सेमल, डांट, तेंदू इत्यादि के जो है वृक्ष पाए जाते हैं। और ज्यादा करके प्रमुख रूप से धान, गेहूं और गन्ना ये सारी फसलें इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद आता है गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश। अभी गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश कौन होगा? उत्तर प्रदेश वाला का। ये तो पर्वतीय आपका तराई क्षेत्र हो गया, पूरा जो है लखीमपुर खीरी से लेके बिजनौर से लेके बहराइच से लेकर के इधर वाला क्षेत्र जितना पहाड़ी क्षेत्र है, जब आप क्या नाम से ये उत्तरांचल के आसपास पहुंचेंगे तो ये सभी क्षेत्र हमारे प्रदेश के तराई क्षेत्र कहलाते हैं। भाभर क्षेत्र आता है, भाभर क्षेत्र इसको भी कहा जाता है। और इससे यहाँ पर ज्यादा करके कृषि कार्यों के लिए यह मिट्टी जो उपयुक्त होती है। इसके बाद गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश। गंगा का जो मध्य मैदानी प्रदेश आता है ये प्रमुख रूप से सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुर, ये उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है पूरा पश्चिम वाला, इसी को हम गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और इसमें यहाँ की प्रमुख मिट्टियाँ जैसे दोमट मिट्टी होती है, कुछ जो है लैटेराइट टाइप मिट्टी होती है, और इस तरह की मिट्टियाँ इसमें पाई जाती हैं। गंगा का पूर्वी मैदान का प्रदेश ये कौन सा प्रदेश आता है? उत्तर प्रदेश को ही मैदानी आधार पर भी तीन भागों में, एक तराई वाला क्षेत्र होता है, एक जो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये सारे क्षेत्र आते हैं। लेकिन जब पूर्वी गंगा का मैदान की बात आती है तब कौन सा क्षेत्र आता है हमारा? तब आपका आता है आपके वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, जितने भी गोरखपुर नहीं है, अकबरपुर, फैजाबाद, ये सारे क्षेत्र जो हैं ये गंगा के पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश के। और इन पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के अलावा यहाँ पर भी जो है करीब यहाँ पर खादर मिट्टी पाई जाती है। एक भाबर मिट्टी की बात आई जो तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, भाबर, और दूसरी है खादर। खादर मिट्टी क्या है? खादर मिट्टी का मतलब होता है कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जब हमारे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के रूप में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद उसमें बाढ़ वापस चली जाती है, लेकिन मिट्टी हमारे खेतों पर जमा हो जाती है। इस तरह से जो निर्मित मैदान होते हैं उनको खादर मैदान, खादर मिट्टी कहा जाता है और वो बहुत ही उपजाऊ होती है। इसलिए जो हमारे जिले पूर्वांचल के जितने भी हैं क्षेत्र, गंगा या घाघरा जमुना के दक्षिण वाले या उत्तर वाले क्षेत्र जो पूर्वी जिलों के हैं, ये सभी खादर प्रदेश कहलाते हैं। अक्सर आए दिनों जब बरसात का सीजन आता है तो ये क्षेत्र बाढ़ से डूब जाते हैं और बाढ़ से डूबने के बाद इनकी मिट्टी एकदम उस पर एक मिट्टी की परत जमा हो जाती है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, और यह मैदान उपजाऊ हो जाता है जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही क्या होता है, उपयोगी होता है। इसके अलावा यहाँ का जो है कृषि मैदानी प्रदेश में उद्योग धंधे, जनजीवन तथा प्रमुख नगर की आवश्यकता। मैंने पहले बताया था कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसमें आप जो है औद्योगिक गतिविधियां अधिक नहीं संपन्न
कर सकते, क्योंकि मैदानी क्षेत्र फसलों के लिए ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उद्योग कुछ पाए जाते हैं, छोटे छोटे उद्योग पाए जाते हैं, जैसे चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, छोटे छोटे उद्योग पाए जाते हैं। भारी भारी फैक्ट्रियाँ आपको नहीं मिलेंगी, जैसे कानपुर में कपड़े से लेकर चमड़े से लेकर के इन सब उद्योगों को आप देख सकते हैं। और जैसे तमाम गन्ना मिलें इत्यादि जो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, ये सब उद्योग यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से धान, गेहूँ, गन्ना, चना, मटर, इन सब की खेती होती है। प्रमुख रूप से जो हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन करने का काम करता है तो क्षेत्र, वो ये मैदानी क्षेत्र है। ये मैदानी क्षेत्र पूरे हमारे देश के 1,130 करोड़ जनता का तो पेट भरता ही है। इसके बाद इतना पर्याप्त अनाज पैदा करता है कि हमें देश विदेश में भी जो है निर्यात करने होते हैं। उसी अनाज को जो आज आप राशन की दुकानों पर देखते हैं, कोटेदारों के पास जाता है, इसी हमसे अनाज खरीद करके फिर गरीबों को दिया जाता है। ये कहाँ से पैदा होता है? इसी विशाल मैदान से। इसलिए यहाँ पर चीनी उद्योग से लेकर के क्या नाम से चमड़ा, टेलीफोन, डीजल इंजन, रेशमी कपड़े, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बनाए। डीजल इंजन आपका वाराणसी लोकोमोटिव कारखाना, कानपुर आपका जो है उद्योग नगरी कही जाती है, मैनचेस्टर कहा जाता है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जनजीवन तो सामान्य रूप से सभी लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती है, जैसे थारू, बौक्सम जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। इसके अलावा प्रमुख नगर यहाँ के कौन से? उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में आपके गोरखपुर, लखीमपुर, बहराइच, इसके अलावा लखनऊ, कन्नौज, फिरोजाबाद से लेकर सिकोहाबाद, इलाहाबाद, मथुरा, काशी, वाराणसी, ये सारे क्षेत्र ये यहाँ के प्रमुख नगरों में आते हैं, जो दुनिया में विख्यात है, जहाँ पर देशी विदेशी सैलानी हमारे काशी में, वाराणसी में, हमारे इलाहाबाद के संगम नगरी में, हमारे क्या नाम से मथुरा में, अयोध्या में, ये सारे क्षेत्रों पर तमाम देश विदेश के सैलानी घूमने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ के क्या प्रमुख नगर है, प्रमुख तीर्थ स्थल। और दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये जो दूसरा आपके दिमाग में आगा कि भारत का पठारी प्रदेश था, तो कैसे उत्तर प्रदेश का पठारी प्रदेश हो गया? तो उत्तर प्रदेश का पठारी प्रदेश आप जो ये देखते हैं झांसी वाला इलाका, जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है, जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी कही जाती थी। बुंदेलो हर बोलो क्यों हमने सुनी कहानी थी, खूब लगी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। ये उसी दक्षिणी पठारी प्रदेश की। आप अभी चले जाओ ललितपुर से लेकर के झांसी, महोबा, चित्रकूट, तो वहाँ आपको समतल मैदान नहीं दिखाई देंगे। वहाँ पर आपको जमीन ऐसे उबड़-खाबड़ दिखाई देगी, और उबड़-खाबड़ जमीन दिखाई देने वाली, मैंने पहले बताया था, जो पठारी प्रदेश होते हैं वो समतल नहीं होते, बल्कि उनका ऊपरी सिरा मेज के आकार का होता है, फिर उबड़-खाबड़ की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ऐसी स्थितियाँ जो पठार का कुछ प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश में भी टच करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश का दक्षिण का पठारी प्रदेश है। इसमें भी दो क्षेत्र आते हैं, एक बुंदेलखंड, जिसका करीब हमेशा तापमान जो शीत ऋतु में 15 से, क्योंकि पठार होता है जितना गर्म होता है, शीत ऋतु में उतना ठंडा भी होता है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से जो यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, वो लाख, गोंद, कत्था, शहद ये सब पैदा किया जाता है। और प्रमुख रूप से इन पठारी प्रदेशों में ज्वार, बाजरा, तिलहन, दलहन, इन सब की फसलें उगाई जाती हैं। धान, गेहूँ की फसलें प्रमुख रूप से वहाँ पर गन्ना इत्यादि की फसलें नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि वह मिट्टी समतल नहीं है। और जहाँ समतल में, इसके अलावा वहाँ पर मानसूनी वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए आए दिन आप देखते हैं कि बुंदेलखंड अक्सर सूखाग्रस्त रहता है। वहाँ पेयजल की समस्या हो जाती है, खेती करने की बात छोड़िए, पीने के पानी नहीं होते, ट्रेन के वैगन से पानी भेजे जाते हैं वहाँ पर लोगों को पीने के लिए। इसलिए बुंदेलखंड जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही बघेलखंड एक दूसरा जो प्रदेश आता है, क्या नाम से? बुंदेलखंड और बघेलखंड किसको कहते हैं? बघेलखंड हमारे मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, बघेलखंड, ये जो
मिर्जापुर का क्षेत्र हमारा है सोनभद्र से होते ही जाता है। इस क्षेत्र को बघेलखंड कहा जाता है, जहाँ पर करीब करीब खनिज संपदाओं से उपयोगिता पाई जाती है। और यहाँ पर चीनी क्या नाम है, चीनी के कारखाने और सीमेंट के कारखाने और अधिकतम गिट्टी, मोरन आदि इत्यादि यहाँ पर अधिकतम पाए जाते हैं। इसलिए यह बघेलखंड क्षेत्र जो है खनिज संपदाओं से भरपूर है। यहाँ पर भी ज्वार, बाजरा, तिलहन इत्यादि की खेती की जाती है। और अगला क्लास इसका जो प्रमुख नगर वगैरह है कल हम आपको बता देंगे। ओके।